बात करेंगे सियासी खबर के साथ, जहां निमाड़ की 2 सीटों पर इस बार दल बदल की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर इन 2 सीटों पर नजर आ रही है। दरअसल ये 2 सीटें इसलिए भी अहम हैं क्योंकि सिंधिया इम्पैक्ट इन सीटों पर नहीं है, क्योंकि ये सीटें निमाड़ में आती हैं। मानधाता की अगर बात करें तो जातिगत बंटवारे की राजनीति यहां पर तेज है। वहीं दूसरी सीट नेपानगर है, जहां वादा खिलाफी से वोटर नाराज है। फसल बीमा, कर्ज माफी और बेरोजगारी इस इलाके में बड़े मुद्दे हैं। तो मालवा निमाड़ की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें 2 सीटें ऐसी हैं जिसकी तासीर सिंधिया फैक्टर वाली सीटों से बिल्कुल अलग है। खंडवा जिले की मानधाता और बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट पर दल बदल कर कांग्रेस के पूर्व विधायक किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी जहां अपने स्थायी वोट बैंक और विकास के सहारे जीत का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस टिकाऊ बनाम बिकाऊ को मुद्दा बनाकर मैदान में है। वहीं दोनों सीटों के मतदाता दल बदल और उम्मीदवार की जगह मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। वोटर्स की नज़र में रोजगार, उद्योग धंधे, खेती से जुड़ी परेशानियां ज्यादा बड़ी नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेता फसल बीमा, कर्ज माफी को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। दो 2018 की बात करें और मानधाता सीट का अगर गणित आपको समझाएं, कांग्रेस को 71,228 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 69,992 सीट मिले थे, यानी बहुत कम मार्जिन पर फैसला हुआ था। मानधाता में नारायण पटेल के लिए अब बीजेपी संगठन मोर्चा संभाले हुए है और यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह मुश्किल में नजर आ रहे हैं। पिता राजनारायण सिंह और अरुण यादव के बीच यहां पर मतभेद भी है। वहीं अगर नेपानगर का गणित समझने की कोशिश की जाए तो यहां पर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों के लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस को पिछले साल 2018 में 85,320 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 84,056 वोट मिले थे। बेहद कम अंतर से यहां पर फैसला हुआ था। नेपानगर की सीट मध्य प्रदेश में उस इतिहास के लिए भी जानी जाती है, उस रिकॉर्ड के लिए भी जानी जाती है। कहते हैं कि यहां से जिसका विधायक होता है, राजधानी में सत्ता यानी विधानसभा के भीतर सत्ता उसी की होती है। हालांकि ये एक मिथ है, लेकिन आज तक ये बरकरार है। तो मालवा निमाड़ की इन 2 सीटों की बात कर रहे हैं, जहां पर सिंधिया इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन अपने कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पीयूष पारे की तरफ रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। पीयूष, अगर हम आपसे इन 2 सीटों का गणित समझना चाहें, क्योंकि हम देखते हैं कि चंबल और ग्वालियर अंचल में सिंधिया इम्पैक्ट बेहद मजबूत है और इसीलिए वहां पर सिंधिया मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन ये 2 सीटें ऐसी हैं जो उस तूफान के बाद धीरे से बदलाव की उन्होंने देखा है। एक एक कर 2 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी। क्या कुछ ऐसी स्थानीय गणित आप देखते हैं जिसकी वजह से अब आगे यहां पर सियासी बिसात बीजेपी और कांग्रेस बिछा रही है? देखिए, बिल्कुल सोहेल, मालवा और निमाड़ को मध्य प्रदेश की सत्ता का गढ़ भी कहा जाता है और शायद यही वजह है कि इस क्षेत्र से जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में सत्ता भी हासिल हुई। और आप पिछले विधानसभा यानी कि 2018 के परिणाम देखें तो कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी के किले में सेंध लगाई थी और सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर इस क्षेत्र में जीतकर मध्य प्रदेश की सत्ता में भी कांग्रेस काबिज हुई थी। हालांकि सत्ता परिवर्तन जब हुआ मध्य प्रदेश में तो उसके बाद में ये 2 सीटें भी काफ़ी चर्चाओं में आई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उनमें इन दोनों सीटों के विधायक शामिल नहीं थे। ये सत्ता परिवर्तन के बाद में यहाँ पर परिस्थितियां बदली। दरअसल नारायण पटेल जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भाजपा में शामिल हुए। दूसरी तरफ नेपानगर से जो विधायक थी सुमित्रा काजडेकर, उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है बीजेपी का हाथ यहाँ पर थाम लिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर सिंधिया इफेक्ट तो नजर नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी पूरी ताकत के साथ में इन दोनों सीटों पर प्रचार कर रही है। सबसे पहले नेपानगर की हम लोग बात कर लेते हैं। बुरहानपुर जिले की सीट है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ का मिथक है कि जिस पार्टी का विधायक नेपानगर में जीता है, वही कहीं ना कहीं वही पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में भी काबिज हुई है। मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस लगातार यहाँ पर दल बदल का
मुद्दा बुनाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी है रामकिशन पटेल, वे भी पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर जुटे हुए हैं। सुमित्रा कास्टेकर के समर्थन में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर सभाएं ले रहे हैं और ऐसे में समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा चेहरा नजर आता है, वो है पूर्व सीएम कमलनाथ का। उसी के दम पर कांग्रेस कहीं न कहीं यहाँ पर मैदान संभाल रही है। तो ये कुल मिलाकर जो नेपानगर के समीकरण है। हालांकि मुद्दों की बात करें तो फिलहाल एक मुद्दा यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है सोहेल, जिसका जिक्र हर चुनाव में आता है, नेपा पेपर मिल का। पेपर मिल को चालू करने के लिए, फिर से पटरी पर लाने के लिए तमाम बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अब तक यहाँ पर जो है वो प्रयास सफल होते हुए नजर नहीं आया। तो इस बार के चुनाव में भी वही मुद्दा है। बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर पेपर मिल को बंद करने के आरोप लगा रहे हैं। टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा भी यहाँ पर ग्रामीणों में सुना जा सकता है। कांग्रेस ने यहाँ पर एक पुराना चेहरा रामकिशन पटेल को मैदान में जरूर उतारा है और उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल तैयार किया जा रहा है। तो सोहेल, नेपानगर में कश्मकश जारी भी है। दोनों ही पार्टियां यहाँ पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो विकास के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर आमने सामने है, लेकिन बावजूद उसके जनता को आज भी नेपानगर में विकास का इंतजार है। बहरहाल 10 नवंबर को यहाँ पर साफ होगा कि नेपानगर में आखिर जीत का परचम कौन लहराता है। सोहेल और पीयूष, मानधाता का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर कांग्रेस किस तरह के मुद्दे तलाश कर रही है, बीजेपी के पास उसका क्या जवाब है? क्योंकि 2018 में जो चुनाव परिणाम आए थे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, तकरीबन 1200 वोट को लेकर फैसला हो गया था। यहाँ पर सिंधिया फैक्टर नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। स्थानीय मुद्दे क्या कुछ होंगे? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस कर्ज माफी को मध्य प्रदेश में संजीवनी बूटी की तरह मानती है और शायद यही वजह है कि मानधाता जो खंडवा जिले की सीट है वहां पर भी कर्ज माफी को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उत्तम पाल सिंह, वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई है और सरकार आगे भी इसी तरह कमलनाथ सरकार चलती तो कर्ज माफी हो जाती। इस मुद्दे को लगातार भुनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास भी यही मुद्दा है और मानधाता में जिस तरह से लगातार दिग्गजों की बात करें तो यहाँ पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान लगातार जुटे हुए हैं और मानधाता में लगातार वे सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, लगातार जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं। नारायण पटेल जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, फिर से मैदान में उतरे हैं और लोगों को यही कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नौबत आई है। तो ये कुल मिलाकर वहाँ के मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग कहें तो मानधाता में कई बड़े प्लांट हैं, ना सिर्फ पावर प्लांट की बात करें, टूरिज्म के हिसाब से हम लोग बात करें तो हनुमंदिया टापू है, खंडवा की इसी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो है वो धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर भी है। तो ये कुल मिलाकर डेवलपमेंट के मुद्दे हैं कि आखिर पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल का डेवलपमेंट वहां पर अब तक सही तरीके से क्यों नहीं हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि मानधाता में आखिर कौन समीकरणों को यहाँ पर बुलाने में कामयाब होता है। लेकिन ये निमाड़ की ये दोनों सीटें हैं सोहेल, इन पर मुकाबला लगातार कड़ा होते जा रहा है। दिग्गजों की साख भी यहाँ पर पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। चलिए, और फैसला 3 नवंबर को हो जाएगा। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। जिस दिन यहाँ पर वोटिंग होगी मतदाता ये फैसला कर देगा कि वो बीजेपी के पक्ष में है या फिर कांग्रेस के पक्ष में, और 10 तारीख को जब गिनती होगी तब ये फैसला जनता के सामने भी आ जाएगा। बहरहाल ग्वालियर चंबल गढ़ से बहुत दूर मानधाता और नेपानगर की ये सीटें हैं, ये उस तूफान या उस आंधी के बाद खाली हुई थीं जिसमें कमलनाथ की सरकार चली गई थी। यहाँ पर मुद्दे कुछ अलग हैं। कांग्रेस अपने कुछ अलग मुद्दों को लेकर यहाँ लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी की रणनीति यहाँ कांग्रेस की कुछ के खिलाफ कुछ और नजर आ रही है।